पठित पद्यांश में अगर आपको 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स चाहिए, जी हाँ, पठित पद्यांश में आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। पठित पद्यांश का एक बहुत इजी एग्जाम्पल, और पठित पद्यांश में जो काव्य पंक्तियों का भावार्थ पूछा जाता है, एक इसकी सिंपल ट्रिक, अगर ये ट्रिक आप ध्यान में रखते हो तो कोई भी काव्य पंक्तियों का भावार्थ आप अच्छे से और ऑटोमेटिकली 25 टू 30 लाइन्स में, 25 टू 30 वर्ड्स में लिख पाओगे। तो ये वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। ओके, तो विभाग 2 हिंदी के आपके क्वेश्चन पेपर में 80 मार्क्स के पद्य विभाग आता है। पद्य विभाग हमेशा पठित पद्यांश का क्वेश्चन जो होता है, वो पठित पद्यांश का क्वेश्चन की जो काव्य पंक्ति आती है वो हमेशा बुक से ही आती है, इसलिए ही उसे पठित पद्यांश बोलते हैं। 6 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम 6 मार्क्स के लिए और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वही पठित पद्यांश ही होगा। ध्यान रखिएगा, पठित पद्यांश ही हमें पूछा जाता है, टेक्स्ट बुक के बाहर का कोई भी पद्यांश हमें पूछा नहीं जाएगा। प्रश्न 2 निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए। तो हम अभी पद्यांश पढ़ेंगे और उसके ऊपर का एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। चूस कर शमरक्त का जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आवाहन उसका। आप देख सकते हैं ये जो पद्यांश है ये आपको 5 to 6 लाइन में दिया जाएगा। ये आपको अच्छे से पढ़ना है, आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है। अगर आप इसको जानते हैं, इसका अर्थ आप जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आकृति में लिखिए। आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कविता में परियुक्त ऋतुओं के नाम। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मेंशन हुआ है, यहाँ पे 2 ऋतु हमारे मेंशन हुए, एक मधुमास और एक पतझर। जगत में मधुमास और पतझर, तो हम यही लिख देंगे यहाँ पे मधुमास और पतझर। इसके लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। और एक क्वेश्चन है, ये कंप्लीट करने के बाद, मतलब ये क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 1 मार्क। कवि कृषक के लिए यह करना चाहता है, क्या करना चाहता है? मान और गान। ये भी आपको कविता में दिया गया है, क्या करना चाहता है? मान और गान। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, उपयुक्त पद्यांश से ता प्रत्यय युक्त 2 शब्द ढूंढकर लिखिए 1 मार्क के लिए, जिसके जो शब्द के सबसे लास्ट में ता लगा है, प्रत्यय युक्त शब्द बोलते हैं उसको। और ये 2 शब्द हमें लिखने हैं हमारे पोएम से जो हमें दिए गए हैं। तो हम देख सकते हैं, चलिए हम ढूंढते हैं यहाँ पे कहाँ दिए गए जिसके लास्ट में ता लग रहा है। ओके, दीनता, ये आप देख सकते हो दीनता। एंड एक और है यहाँ पे, यस, मनुजता, जिसके लास्ट में ता लगा है। तो आप यही मेंशन करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया, दीनता मनुजता। पद्यांश से आए 2 संस्कृत शब्द ढूंढ कर लिखिए। ये देख सकते हो आप, आपको अगर संस्कृत आता है तो आपको इजीली समझ में आएगा। सृजक और जगत, ये 2 शब्द संस्कृत से आए हैं, और अगर आप 2 प्रॉपर अच्छे से करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसका 1 मार्क्स, इसका 1 मार्क, और आकृति का जो क्वेश्चन हमने लिखा उसके 2 मार्क्स, 4 मार्क्स हो गए। ओके, तो सबसे हार्ड वाला क्वेश्चन, बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लगता है क्योंकि इसमें आपको कविता का भावार्थ लिखना होता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम इसकी ट्रिक देखेंगे। उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अभी इसके लिए हम पंक्तियां पहले पढ़ेंगे। ये देखिए, आपकी जो पठित पद्यांश आपको दिया जाता है वो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आपको एक बेनिफिट है कि इसका अर्थ आप पहले ही समझ सकते हो। एग्जाम में जाने से पहले ही आप ये अर्थ समझकर अच्छे से जान सकते हो पूरे पोएम का। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट 4 लाइन का ही आएगा, लास्ट 4 लाइन का भी आ सकता है। पठित पद्यांश का काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखने, आपको पूरे पोएम का अगर भावार्थ पता है, आपको पूरे पोएम का मीनिंग पता है, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, क्योंकि घर से आप इसका एक
प्रॉपर आपको मीनिंग पता है, कौन सी लाइन का क्या मीनिंग होता है, तो आप अच्छे से लिख पाओगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको ये पद्यांश जो है वो ऑलरेडी आपके बुक में अवेलेबल है। आप इसका जो भावार्थ है वो अच्छे से बाय हार्ट कर सकते हो, समझ सकते हो और बोर्ड एग्जामिनेशन में रेफर कर सकते हो। तभी भी हम इसका एक भावार्थ देखते हैं, आपके रेफरेंस के लिए बहुत अच्छा है। ये नोट्स आपको सभी नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएंगे, आप ये रेफरेंस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। कृषक के अनुभवों की कोई सीमा नहीं है, परंतु उसके पास संतोष रूपी धन है। मतलब वो संतोषी है, उसके पास संतोष रूपी धन है, वह उसी संतोषी के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पूरे संसार में कोई भी वसंत आए, कृषक के जीवन में सदैव पतझड़ ही रहता है। अर्थात ऋतुएं बदलते हैं, लोगों की परिस्थितियां बदलती है, परंतु ऐसी दयनीय स्थिति के बावजूद कृषक को किसी से कुछ मांगने की इच्छा नहीं लगाता। कृषक को अपनी दीनहीन दशा भी आज भी दशा पर नाज है। कवि कहते हैं, ऐसे व्यक्ति पर अभिमान करना चाहिए। कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। कृषक के गीत हमें गाने चाहिए। मतलब इससे आपको क्या समझता है, बहुत सारी कठिनाइयां हैं कृषक के लाइफ में। कृषक के पास संतोष रूपी धन है, इसलिए वो संतोषी है। पूरे संसार में ऋतु बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही है, परंतु ऐसी दयनीय स्थिति के बावजूद भी कृषक अपनी दशा पे जी रहा है, वो अपनी लाइफ जी रहा है। तो कवि कहते हैं, इसी पे हमें अभिमान करना चाहिए। ऐसे कृषक के गीत वो गाना चाहता है। तो बहुत इजी था इसका भावार्थ, आप समझ सकते हैं और आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया गया है, तो भी आप समझ सकते हैं। ये आप रेफर भी कर सकते हैं, नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो पठित पद्यांश में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये वीडियो शेयर करना है, क्योंकि पठित पद्यांश में बहुत लोगों को डिफ़िकल्टीज आती है, तो वो उनकी डिफ़िकल्टीज सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।